आए दिन सेंट्रल एजेंसी ईडी एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रही है, जहां हमने पिछले साल उनके खिलाफ ये इल्जाम लगते देखा था कि वे पीएम नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में है और आए दिन बीजेपी अपोजिशन पार्टी को ही सिर्फ टारगेट कर रही है। इस साल भी कुछ अलग देखने को नहीं मिला है। कई मौकों पर पीएम अमित शाह और यहाँ तक कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कई बार ये शो किया है कि ईडी या सीबीआई कोई भी यूनियन के अंडर नहीं है, पर लोग ये मान कैसे ले जब वे साफ देख सकते हैं कि बीजेपी अपोजिशन पार्टी ही आए दिन ईडी का निशाना बन रही है। हालांकि आप सुनकर चौंक जाएंगे कि इसी सब के बीच एक नई बात ये आ रही है कि यूनियन के अलावा सुप्रीम कोर्ट भी ईडी को फेवर कर रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। शायद ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के पिछले कुछ जजमेंट्स ऐसे रहे हैं जो ईडी को इतनी छूट दे रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं, इस वीडियो में हम एनालिसिस करके देखेंगे, पर उससे पहले एक नजर अभी तक ईडी एक्शंस पर डाल लेते हैं। इस साल की शुरुआत ही ईडी ने आम आदमी पार्टी को टारगेट करने से शुरू की है। दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम मामले में ईडी ने आम आदमी पार्टी चीफ और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को अब एक चौथा समन भेजा है। पर आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये समन भी केजरीवाल रिजेक्ट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वे 18 जनवरी के दौरान पंजाब सीएम भगवंत मान के साथ गोवा के 3 दिन के ट्रिप पर गए हुए हैं। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में चल रही सत्येंद्र जैन की बेल प्ली की सुनवाई के दौरान भी ईडी ने सत्येंद्र जैन को मॉक किया था, ये कहते हुए कि वे बार बार अनकॉन्शियस होने की एक्टिंग करते हैं ताकि उन्हें मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल मिल जाए। और यही नहीं, बंगाल में अभी हाल ही में ऐसी घटना देखने को मिली है जिसने लोगों को चौंका दिया है। टीएमसी के एक लीडर के घर की रेड करने पहुंची ईडी पर उल्टा लोगों ने धावा बोल दिया था और यहाँ तक कि उनके कुछ ऑफिशियल्स को बहुत गंभीर चोट भी लगी है। इस इंसिडेंट्स के बाद ईडी ने खुद इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है और वही बीजेपी को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी है, जिसके तहत कोलकाता हाईकोर्ट ने कोलकाता सरकार को खूब फटकार भी लगाई है। इतने पॉलिटिशियंस को अरेस्ट करने की वजह से ईडी हमेशा ही लाइमलाइट में रहती है और ईडी को ये अरेस्ट करने की पावर और किसी ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2022 जजमेंट विजय मदन लाल चौधरी से पीएमएलए के कई प्रोविजंस को अपहेल्ड किया था, जिसमें अरेस्ट बाय ईडी भी शामिल है। हालांकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के खिलाफ ही कई रिव्यू पिटीशन कोर्ट में फाइल की गई है, जिसके लिए सीजीआई चंद्रचूड़ ने एक बेंच बनाई थी जिसमें जस्टिसेस एसके कौल, संजीव खन्ना और बेला एम त्रिवेदी शामिल थे। हालांकि इस केस की हियरिंग को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सेंटर की ओर से मौजूद होकर इतना डिले कर दिया कि इस बेंच को रिमूव करना पड़ा। इसलिए भी क्योंकि जस्टिस एसके कौल पिछले साल 25 दिसंबर को रिटायर कर चुके हैं। इस मामले में सीजीआई को एक न्यू बेंच तो बनाना ही है, पर उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला भी लिया है जिससे उन्होंने अपने एक पिछले ही जजमेंट को कैंसिल आउट करने की कोशिश की है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट की। पहला है पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और दूसरा राम किशोर अरोरा वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। तो पहले बात करते हैं पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट की। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिसेस एएस बोपन्ना और संजय कुमार शामिल थे, ने अपनी पिछले जजमेंट दैट इज विजय मदन लाल चौधरी जजमेंट, जिसकी वजह से ही ईडी को इतनी खुली छूट मिली हुई है कि उसको कम करने की कोशिश की गई थी। और बंसल केस में ये अपहेल्ड किया गया कि एक अक्यूज्ड को ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट रिटन फॉर्म में प्रोवाइड करने पड़ेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसका अरेस्ट इलीगल माना जाएगा, जिसके तहत अक्यूज्ड को अनकंडीशनल रिलीज मिल जाएगी। बंसल जजमेंट द्वारा फर्निशिंग ऑफ रिटन ग्राउंड्स एट द टाइम ऑफ अरेस्ट सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 ऑफ पीएमएलए एक्ट में ऐड हो गया था और ये 3 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड था, which are first, the accused must at the time of arrest receive its grounds in a written format. Second, that the accused general uncooperativeness during investigation cannot be a mode through which the agency's reason to believe in the accused guilt is developed. And third, that the ED cannot arrest with malafide. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस अक्टूबर जजमेंट के तुरंत बाद उनके सामने कई केसेस आने लगी कि कैसे ईडी ने विक्टिम्स को रिटन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं दिया, जिसकी वजह से उनके अरेस्ट इलीगल थे। और एक ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिसेस बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा मौजूद थे, के सामने आ पहुंचा। ये मामला आर.के. अरोरा, द फाउंडर ऑफ द रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड से जुड़ा था, जिन्हें ईडी द्वारा पिछले साल जून में अरेस्ट किया गया था कंसर्निंग वेरियस एलिगेशंस ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस व्हिच द ईडी इज एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट एंड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। जब अरोरा की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, ये क्लेम करते हुए कि ईडी के द्वारा उनका अरेस्ट इलीगल था, इसलिए क्योंकि ईडी ने उन्हें रिटन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के दौरान नहीं प्रोवाइड किए थे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने बंसल जजमेंट से अपहेल्ड किया था।
In Bansal, the court held that if arrests are made without the fulfillment of the procedural condition of furnishing written grounds, the arrest would be vitiated, entitling the accused to an unconditional release. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी द्वारा अरोरा की अरेस्ट को बरकरार रखने के लिए अपने बंसल जजमेंट को बाईपास कर दिया और ये हेल्ड किया कि अरेस्ट के टाइम रिटन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट प्रोवाइड करना अननेसेसरी है, एज लॉन्ग एज अक्यूज्ड को ओरली ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बता दिए जाए और रिटन ग्राउंड्स एज सून एज मे बी मिल जाने चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा ने इस एज सून एज मे बी टर्म को इंटरप्रेट करते हुए ये मीनिंग ऑफर किया एज अर्ली एज पॉसिबल विदाउट अवॉइडेबल डिले और विद इन रीजनेबली कन्वीनियंट और रीजनेबली रिक्विजिट पीरियड ऑफ टाइम। अगर घंटों के हिसाब से देखा जाए तो इसे अरेस्ट के बाद 24 घंटे के अंडर फिक्स किया गया है। दिस मेंट दैट व्हाइल द अक्यूज्ड इज प्रोवाइडेड द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट ओरली एट द मोमेंट ऑफ इफेक्टिंग अरेस्ट, the written grounds can be supplied within the next 24 hours. इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये भी फिक्स किया कि बंसल जजमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली यूज नहीं होगा, जिसे बहुत से पिटिशंस और केसेस ऐसे ही डिसमिस तो हो गए। पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस बात का कोई खास जस्टिफिकेशन नहीं दिया कि उन्होंने बंसल जजमेंट को बाईपास क्यों किया है, और वो भी तब जब ये फैसला भी सुप्रीम कोर्ट की एक 2 जज बेंच ने लिया था। दिस इज बिकॉज अंडर द सिस्टम ऑफ स्टेयर डिसाइसिस द कोर्ट कैन नॉट डिपार्ट फ्रॉम द लॉ डिक्लेयर्ड बाय अ कोऑर्डिनेट बेंच एंड इज बाउंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डिसएग्रीमेंट्स देयरविथ। और ये सिस्टम सिर्फ एक ही केस में इग्नोर किया जा सकता है जब ये पाया जाए कि सुप्रीम कोर्ट बेंच का फैसला पर इंक्यूरियम हो, यानी कि फैक्ट्स या प्रीवियस जजमेंट के खिलाफ। हालांकि बंसल जजमेंट के साथ ये केस नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने बंसल जजमेंट में ये नोटिस किया था कि प्रीवियस विजय मदन लाल चौधरी फैसले ने बस ये सजेस्ट किया था कि अक्यूज्ड को अरेस्ट के ग्राउंड्स इन्फॉर्म करने चाहिए, पर उन्होंने इसके आगे मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं बताया था। तो इसी को फिक्स करने के लिए पंकज बंसल जजमेंट ने अरेस्ट के टाइम ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताने का ऑर्डर दिया था, जो कि अक्यूज्ड के बेस्ट इंटरेस्ट में होने के साथ साथ ईडी के भी बेस्ट इंटरेस्ट में था फॉर 4 रीजंस। फर्स्ट, द अक्यूज्ड इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर बेल मस्ट नो द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू देयर अरेस्ट। Second, since the ED has material in possession indicative of guilt as a precondition for arresting under Section 19 subsection 1, an obligation to provide written grounds possesses no disproportionate burden. Third, permitting the furnishing of grounds orally while simultaneously recognizing that the arrest is vitiated based on their non-furnishing meant that the only evidence in assessing vitiation would be the debatable ipse dixit of the authorized officer. Fourth, a person being arrested due to the voluminous nature of the grounds and their anxious mental state would be unable to remember and consequently seek legal assistance in connection with the grounds orally disclosed. और यही सब बातें सुप्रीम कोर्ट बेंच द्वारा अरोरा जजमेंट में इग्नोर किए गए थे जब उन्होंने पीएमएलए के सेक्शन 19 सब सेक्शन 1 का लिटरल कंस्ट्रक्शन किया था और उसे 24 घंटे फिक्स किए। तो बात ऐसी है कि अरोरा जजमेंट ने वापस से वही प्रॉब्लम्स को रीओपन कर दिया है जो कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने बंसल जजमेंट से रिमूव की थी। और ये पॉइंट एक अक्यूज्ड को ही डिसएडवांटेज पे रखती है, क्योंकि अगर मान ले कि उन्हें 24 घंटे के अंडर रिटन अरेस्ट ग्राउंड्स नहीं मिलते तो उन्हें 24 घंटे के अंडर ही मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है और इस बेसिस पे वे ना बेल मांग सकते हैं और ना ही रिमांड ऑर्डर, जो ऑलरेडी पीएमएलए के अंडर मिलना काफी मुश्किल है। ऐसे में कई लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अरोरा जजमेंट से क्या सुधारने की कोशिश की है। अब देखता ये होगा कि आए दिन क्या इस जजमेंट के खिलाफ भी रिव्यू पिटीशन देखने को मिलते हैं या नहीं। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद लॉ चक्रा।